दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली से MCQs। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त जितने भी साथी जिन्होंने अभी TCT PCT का फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्ट 8 तक कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहां पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए आज हम लोग पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हैं। दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम से MCQs देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? ए परचेज इंक्रीजेज डेबिट, इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। बी एक्सपेंस इंक्रीजेज डेबिट, इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। सी रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। डी रिसीवर इज क्रेडिट, गिवर इज डेबिट। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं परचेज इंक्रीजेज डेबिट, इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। देखिए जब आप परचेज करते हैं तो परचेज को आप डेबिट करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इनकम जब इंक्रीज करता है तब उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ना कि डिक्रीज करने पे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। बी में दिया हुआ है एक्सपेंस इंक्रीजेज डेबिट, बिल्कुल सही है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे देखिए इनकम डिक्रीजेस क्रेडिट, तो देखिए इनकम जब इंक्रीज करेगा तभी हम क्रेडिट करेंगे, है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी में दिया हुआ रिसीवर इज़ डेबिट, गिवर इज़ क्रेडिट। तो देखिए जो प्राप्त करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो प्रदाता है यानी जो देने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और ये किस अकाउंट के तहत आता है? पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी रिसीवर इज़ डेबिट, गिवर इज़ क्रेडिट। देखिए ये क्वेश्चन जो है UP PCT 2016 में आ चुका है। मे बी के आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। इफ़ गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन। यदि 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देन का समायोजन किया जाता है। ए सेल्स, बी स्टॉक, सी डेटर्स, डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि भाई आप अगर सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो भाई सेल्स विक्रय में जाएगा, दूसरा आपका स्टॉक कम होगा, तीसरा क्या होगा, आपका डेटर्स बढ़ेगा। तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी UP PCT 2016 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेजेस ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट? यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा? देखिए ए में है कैश रोकड़, बी डेटर देनदार, सी क्रेडिटर लेनदार, डी परचेजर्स क्रय। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी UP PCT 2016 में पूछा जा चुका है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है, यानी कि कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं और ये परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे। ठीक है, तो किसको आप डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे? सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट करते हैं, यानी कि जो क्रेडिटर होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और परचेज को डेबिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी परचेजेस क्रय। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। ए सेल्स अकाउंट बिक्री खाते में, बी कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते में, सी ड्राइंग्स अकाउंट आहरण खाते में, डी बोथ, बी एंड सी। ए और सी दोनों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ए और सी दोनों ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी UP TCT 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। अगर प्रोप्राइटर है, ऑनर है बिजनेस का, वो कैश विड्रॉ कर रहा है किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कैश विड्रॉ कर रहा है। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जर्नल एंट्री इसकी पढ़ी होगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप किसे डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन सी जो है ड्राइंग्स अकाउंट है, आहरण खाते में आप डेबिट करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है UP TCT 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है।
ए ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण, बी फेस टू फेस इंटरेक्शन आमने सामने की बातचीत, सी कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स ग्राहकों को बातचीत, डी ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, जब आप पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है भाई। ओरल कम्युनिकेशन, आप बात करेंगे ही, बिना बात किए हुए आप सामान अपना बेच नहीं सकते हैं। बी में है फेस टू फेस इंटरेक्शन, भाई आमने सामने की बातचीत होती है, लोग आप कस्टमर आपके सामने बैठे रहते हैं, उनसे बात आप करते हैं। सी में है कन्वर्सेशन विद कस्टमर, ग्राहकों से बातचीत, भाई ग्राहक से आप बिना बात किए हुए अपने सामान को आप बेच नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे, पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। ए मास ऑडियंस अधिसंख्य श्रोताओं पर, बी पर्सनल कॉन्टैक्ट व्यक्तिगत संपर्क पर, सी टू वे कम्युनिकेशन दो तरफ संप्रेषण पर, डी क्विक फीडबैक तुरंत प्रतिपुष्टि पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स, भाई पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है, जैसे कि आपके पास एक या दो कस्टमर हैं तो उनसे आप बात कर रहे हैं, उनको आप अपने सामान दिखा रहे हैं, कस्टमर से बातचीत हो रही है, तो आपका लक्ष्य क्या होता है कि भाई उस पर्सनल व्यक्ति जो है यानी व्यक्तिगत आपका संपर्क बढ़े। सबसे पहला ये होता है। दो तरफा संप्रेषण यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, ठीक है। और क्विक फीडबैक, ये भी तुरंत उनसे फीडबैक मिल रहा है कि भाई आप अगर कोई सामान दिखा रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है, अच्छा है, ख़राब है, सब कुछ। लेकिन आप मास ऑडियंसेस पे आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आप 50 लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, एक साथ 100 लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मास ऑडियंसेस यानी कि अधिसंख्य श्रोताओं। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए रिकॉर्डिंग अभिलेखन करना, बी क्लासिफाइंग वर्गीकरण करना, सी सिंप्लीफाइंग सरलीकृत करना, डी समराइजिंग सारांशीकरण करना। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, लेखांकन प्रक्रिया में क्या क्या शामिल नहीं है। तो देखिए अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं क्लासीफाइंग करते हैं, उसके बाद समराइजिंग करते हैं। तो ये सारे काम तो करते हैं, लेकिन एक काम आप क्या नहीं करते हैं, सिंप्लीफाइंग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, सिंप्लीफाइंग सरलीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम मात्र खाता है। ए इंटरेस्ट अकाउंट, बी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, सी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, डी प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, आगे हो सकता है कि मे बी एग्जाम में आ जाए, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा है जो एक नाम मात्र खाता है यानी नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। तो देखिए इंटरेस्ट अकाउंट, या इंटरेस्ट अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो भी आप उसको डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के तहत, और इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, उपार्जित ब्याज खाता, ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी आपका जो है पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इंटरेस्ट अकाउंट ब्याज खाता ए होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, मेकिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ, वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। ए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रकटीकरण की परंपरा, बी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एकरूपता की परंपरा, सी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता की परंपरा, डी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी प्रकटीकरण व एकरूपता की परंपरा। देखिए क्वेश्चन जो है HPPSC PGT 2016 में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता की परंपरा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए आप कुछ नहीं करते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना है क्या है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होते हैं तो उसके लिए आप प्रोविज़न पहले से आप करना स्टार्ट कर देते हैं कि बाद में उस प्रोविज़न से आप लॉस की भरपाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता की परंपरा। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है नॉमिनल अकाउंट इज नाम मात्र खाता है, जो वेजेस अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। और पेटेंट अकाउंट क्या होता है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, तो ये आप बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। और प्रीपेड अकाउंट जो होता है ये आपका पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वेजेस अकाउंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है HPPSC PGT 2016 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज़ रूल ऑफ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट के तहत क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, पर्सनल अकाउंट। देखिए जो क्वेश्चन है HPPSC PGT 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, GAAP रिक्वायर्ड टू, GAAP आवश्यक है, ए ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग, लेखांकन में वैश्विक संयोजन, बी वैल्यू, सी प्राइस, डी जर्नल। देखिए क्वेश्चन जो है HPPSC PGT 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है GAAP रिक्वायर्ड टू, GAAP आवश्यक है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग। GAAP ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, GAAP का फुल फॉर्म होता है। और देखिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का निर्माण लेखांकन में वैश्विक स्तर पर सामंजस्य बैठाने हेतु किया गया था। ठीक है, यह वित्तीय रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आमतौर पर अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन नियमों और मानकों का एक संग्रह है, जिसका संक्षिप्त शॉर्ट नेम क्या है, GAAP। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा नामात्र खाते के अंतर्गत आता है, ए बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, अशुद्ध ऋण की वापसी, बी बैंक अकाउंट बैंक खाता, सी बिल्स पेबल बिल भुगतान खाता, डी ड्राइंग्स अकाउंट आहरण खाता, ई कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस अग्रिम में प्राप्त कमीशन। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट, बैड डेप्ट होता है जो आपका पैसा डूब गया होता है और उसका रिकवरी की बात कर रहा है, यानी वापसी हो रही है वो पैसा। ठीक है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम के रूप में आएगा और इनडायरेक्ट इनकम जो है आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है। बी में दिया हुआ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को आप बैलेंस शीट के करंट एसेट में मानते हैं इसको। सी दिया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल आपका करंट लायबिलिटी होता है, इसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। डी ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है पर्सनल अकाउंट के तौर पे आता है और ये जनरली ये प्रोप्राइटर के लिए होता है। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ई है कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस, कमीशन आपको मिल रहा है एडवांस में। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट एसेट के तौर पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स और इनकम। This formula is applicable for A representative personal account, B tangible real accounts, C natural personal accounts, D intangible real accounts, E nominal accounts। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल टफ क्वेश्चन की तैयारी की जाए। जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, टफ से टफ। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 की मदों का सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए अकाउंटिंग AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसके सामने दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, AS3 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS10 लीजेस एंड इट्स अकाउंटिंग, AS19 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो आपको सही चुनना है भाई, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के सामने क्या होगा, AS3 के सामने क्या होगा, AS10 के सामने क्या होगा, AS19 के सामने क्या होगा, आपको मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन जो है UGC NTA नेट एग्ज़ाम 2018 में आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो देखिए ए में दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो होता है वो लीजेस एंड इट्स अकाउंटिंग के लिए होता है। बी में AS3 दिया हुआ है, AS3 जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए होता है। ठीक है, AS10 आपका फिक्स्ड एसेट के लिए होता है और AS19 जो बचा है वो आपका डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन ए में दिया हुआ है A का 3, तो A का 3 क्या है, लीजेस एंड इट्स अकाउंटिंग, चलो ये तो ठीक है। B का क्या दिया हुआ है, B का 4 दिया हुआ है, ये भी सही है। C का दिया हुआ है आपका AS10 जो होता है, देखिए ये गलत है।
तो इसी तरह बी का भी आप ऑप्शन देख लीजिए। ए का दिया हुआ है आपका 1, देखिए ये गलत है। फिर सी में देख लीजिए आप, तो ए का 3 दिया हुआ है, ए का 3 तो सही है। बी का 2, बी का S3 जो होता है वो ये देखिए गलत दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ है, ए का 3 दिया हुआ है, ए का 3 तो चलो सही है। बी का 1 दिया हुआ है, S3 देखिए ये भी गलत है। यानी कि इस ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में सारे ऑप्शन आपको गलत दिए हुए रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक का आंसर आपको पता है और एक का आंसर मिल गया तो सारे मतलब कि सही हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 दिसंबर 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों को पूर्वानुमान न करें। यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है? ए मैचिंग मिलान, बी ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्यात्मक, सी कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता, डी मैटेरियलिटी भौतिकता। देखिए जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 दिसंबर 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर के लॉस के लिए आपको एक प्रोविज़न रखना होगा। बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसके लिए आपको एक प्रोविज़न बना के रखना होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द कंसेप्ट ऑफ। मैंने पहले भी आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता। जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सारे लिंक दिए हुए हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे। वसूली खाता होता है। देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, वास्तविक खाता, उच्चंत खाता। वसूली खाता को हम क्या कहते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो आता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है, यानी नाम मात्र का खाता होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। ए कुल संपत्तियों में वृद्धि, बी कुल संपत्तियों में कमी, सी कुल दायित्वों में वृद्धि, डी कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। लेनदार यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लायबिलिटी होते हैं, उनको पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या उसका परिणाम होता है। तो देखिए ए में दिया है कुल संपत्तियों में वृद्धि, यानी कि टोटल एसेट में वृद्धि। ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आप किसी क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका एसेट तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा ना, ठीक है। बी में दिया है कुल संपत्तियों में कमी, टोटल एसेट आपका कम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हमने उसको दे दिया तो टोटल एसेट ही हमारा कम हो जाएगा। सी में दिया है कुल दायित्वों में वृद्धि, हम अगर किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा दायित्व कैसे बढ़ सकता है, मेरा तो दायित्व जो है यानी लायबिलिटी जो है वो घटेगा ना। डी में दिया है कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। देखो कुल दायित्व यानी कि टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट में से कुछ आपका लायबिलिटी घटेगा और कुछ आपका एसेट घटेगा, है ना। आप पैसा देंगे, आपका एसेट घट रहा है। आपकी जो लायबिलिटी पहले से थी उसका जो अमाउंट अगर 50,000 का था तो 50,000 आपने दे दिया तो उसका लायबिलिटी आपका थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो लायबिलिटी आपकी कम हो गई, एसेट भी कम हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। देखिए ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? दोहरा लेखा प्रणाली यानी टेबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले जो प्रकाशित करवाया था उसका क्या नाम था? यानी कि फादर ऑफ अकाउंटिंग भी उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। उन्होंने 1494 में इटली के वेनिस शहर में दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम नाम से एक लेख प्रकाशित किया था, जिसे द अंकन पुस्तक पालन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए लुकास पेसियोली। देखिए ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ए इंडिया में, बी इटली में, सी इंग्लैंड में, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है, यानी कि करंट एसेट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए डेटर, बी प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी स्टॉक, डी क्रय। तो देखिए डेटर जो होता है ये करंट एसेट में आता है। बी में दिया हुआ है पूर्वदत्त व्यय, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं, तो ये भी आपका करंट एसेट में आता है। पहले से आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं वो अगले साल हो सकता है कि उसका एडजस्टमेंट होगा। सी में दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक को भी हम करंट एसेट मानते हैं, ठीक है। डी में क्या है, क्रय दिया हुआ है, तो परचेज जो होता है वो करंट एसेट में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, क्रय। देखिए क्वेश्चन जो है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से खाली स्थान डेबिट किया जाता है। ए ब्याज खाता, बी ब्याज संदेह खाता, सी विक्रेता खाता, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन जो है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है, यानी कि एसेट अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, और कुल ब्याज की धनराशि से खाली स्थान डेबिट किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, ब्याज संदेह खाता। आप एसेट को जब आप परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जितना इंटरेस्ट आपका होता है, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत आता है, जितना भी इंटरेस्ट होता है अमाउंट, तो आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू सेलर करते हैं या वेंडर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ब्याज संदेह खाता। देखिए ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है। एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 लाभ कमाता है, बी एक बीमा कंपनी की क्रियाएं, सी एक प्रोविजन स्टोर किराना भंडार चलाना, डी एक होटल में खाना पकाना एवं बेचना। देखिए क्वेश्चन जो है टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए 4 ऑप्शन है। तो व्यावसायिक क्रिया का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यवसाय करता है तो वो प्रॉफिट के उद्देश्य से व्यवसाय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपया लाभ कमाता है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी पुरानी टीवी को बेच रहा है, यानी कि उसका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो एक पुरानी टीवी बेच रहा है। तो उसका उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि भाई हमको लाभ कमाना है। अगर मिल गया, हो सकता है कि भाई पुराना टीवी बेच रहा है तो उसको लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये उद्देश्य नहीं है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। बी में देखिए दिया हुआ है एक बीमा कंपनी की क्रिया है, तो बीमा कंपनी भी अगर सर्विसेज दे रही हैं तो प्रॉफिट के लिए वो बैठी हुई हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सी में एक प्रोविज़न स्टोर है, किराना दुकान चला रहा है, तो वो भी बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट के लिए बैठा है। एक होटल में खाना पकाना बेचना, तो भाई ये भी जो है बिजनेस से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। ए लेखांकन में कभी कभी सत्य, बी लेखांकन में कभी कभी गलत, सी लेखांकन में हमेशा सत्य, डी विशेष परिस्थितियों में सत्य। देखिए क्वेश्चन जो है टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। भाई आप जितने भी जर्नल एंट्री वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा, जितना आप डेबिट में लिखते हैं उतना ही क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा सत्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा, लेखांकन में हमेशा सत्य। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। ए व्यापार के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर क्रय किया, बी अपने पुत्र की फीस 20,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान की, सी कर्मचारियों का वेतन 50,000 रुपया भुगतान किया, डी 75,000 रुपये का माल क्रय किया। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है। ए लाभ हानि खाते में, बी वास्तविक खाते में, सी व्यक्तिगत खाते में, डी रोकड़ खाते में। भाई पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है? ए, व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। बी, कर्मचारियों का वेतन 6,000 भुगतान किया। सी, लड़के के फीस का 5,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। डी, लड़के के फीस का 2,000 व्यापार से भुगतान किया। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है? जो व्यापार से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे उनको हम व्यापारिक सौदा मानेंगे, और जो व्यापार से रिलेटेड नहीं होंगे उनको हम व्यापारिक सौदा नहीं मानेंगे। तो व्यापार के लिए 10,000 खरीदा फर्नीचर खरीदा, तो भाई ये तो व्यापार के लिए है। कर्मचारियों का वेतन 6,000 भुगतान किया, कर्मचारी वहीं पे बिजनेस आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तभी तो कर्मचारी रख रहे हैं, तभी आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड है। सी में देखो, लड़के की फ़ीस का 5,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। भाई लड़के की फ़ीस आप अपने पर्सनल अकाउंट से बैंक से जमा कर रहे हैं तो उससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। डी में देखो, लड़के की फ़ीस का 2,000 व्यापार से भुगतान किया। यहाँ पे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लड़के की फ़ीस जो है 2,000 व्यापार से भुगतान किया है, तो व्यापार से अगर भुगतान कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो वो एक तरह से व्यापारिक सौदा हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। लड़के की फीस का 5,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है? ए, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। बी, सभी लेन देनों के 2 खाते बनाए जाते हैं। सी, सभी व्यापारिक लेन देनों को 2 बार लिखते हैं। डी, उपर्युक्त में से सभी। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। डबल एंट्री सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे, एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं रखता और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। उसने 10,000 से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। उसने गत 6 महीनों के दौरान 500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया। वर्ष के दौरान 2,000 की और पूंजी लगाई। 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल परिसंपत्तियां 23,700 थी। उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 के थे तथा अदत्त व्यय 500 रुपये था। तो उसका शुद्ध लाभ होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा? जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यापारी पुस्तकों के संपूर्ण सेट नहीं रखता और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। उसने 10,000 से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। उसने 10,000 से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 10,000 रुपया उसका क्या था? कैपिटल लगा। 1 जून 2004 की पूंजी उसकी हो गई 10,000, ठीक है। उसके बाद उसने गत 6 महीनों के दौरान 500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया, और 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीना तक वो क्या किया? ड्राइंग किया, ठीक है। तो 500 इंटू 6 आप करेंगे तो 3,000 होगा। तो 10,000 में 3,000 आप माइनस करेंगे तो 7,000 रुपया हुआ। उसके आगे देखिए क्या है, वर्ष के दौरान 2,000 की और पूंजी लगाई। तो 2,000 की पूंजी लगाई तो ऐड कर दीजिए, 7,000 था, टोटल 9,000 हो गया, ठीक है। 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल परिसंपत्तियां 23,700 थी। 31 दिसंबर 2004 को उनकी जो एसेट थी वो क्या थी? 23,700, ठीक है। उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 के थे और उनके जो डेटर थे वो कितने थे? 3,000। और अदत्त व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनके लेनदार यानी क्रेडिटर जो थे वो 3,000 के थे और अदत्त व 500 रुपये थे। तो शुद्ध लाभ निकालने की बात कही जा रही है। तो देखिए, पहले हम लायबिलिटी की बात कर लें यहाँ पे। तो लायबिलिटी को लेनदार प्लस उनके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 3,000 प्लस 500 कितने हो गए? 3,500 हो गए, ठीक है। 3,500 रुपये हो गए। उनकी जो एसेट थी टोटल 23,700। तो एसेट में हम क्या करते हैं? कैपिटल निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं। कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं। तो 23,700 में आप 3,500 माइनस कर देंगे तो 20,200 रुपया जो निकलेगा वो कैपिटल निकलेगा। और यहाँ पे देखिए लाभ की बात हो रही है कि भाई हमको प्रॉफिट निकालना है। तो ईयर के लास्ट में आपकी जो पूंजी है, ठीक है, ईयर के लास्ट में जो पूंजी है और आपकी जो संशोधित पूंजी, ठीक है, जो कैपिटल आपका चला आ रहा है, माइनस होता आ रहा है, ठीक है, संशोधित पूंजी उसी को कहते हैं। तो 23,700 माइनस 12,500 रुपया आप करेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल जो
कैपिटल प्रॉफिट जो निकलेगा वो 11,200 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, 11,200। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे, किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को किन्हीं दो खातों में लिखना, बी संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, सी संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना, डी संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना। देखिए जो क्वेश्चन है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है जब आप पोस्टिंग करते हैं किसी ट्रांजेक्शन की, ठीक है, तो उस लेन देन को, उसके जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उसको आप किस अकाउंट में लिखते हैं, किसी दो अकाउंट में लिखते हैं या संबंधित खाते में लिखते हैं या संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं या डेबिट पक्ष में लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा है, सिंपल है, डी होगा, संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना। ठीक है, अगर डेबिट वाले पक्ष में लिखना हो तो डेबिट में, क्रेडिट वाले पक्ष में लिखना हो तो क्रेडिट में लिखेंगे। जैसा ट्रांजेक्शन रहेगा वैसा एंट्री हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे, बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? ए रेवेन्यू खाता में, बी शुद्ध रेवेन्यू खाते में, सी पूंजी खाते में, डी रोकड़ खाते में। देखिए ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। देखिए बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम में। तो देखिए बैंक से आपने कोई लोन लिया है और बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ठीक, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? कैश पे पड़ा, है ना भाई। आप अगर बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो आप तो कैश ही देंगे ना उसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, रोकड़ खाते में। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पैसियोली निवासी थे। ए अमेरिका के, बी इटली के, सी भारत के, डी जापान के। डबल एंट्री सिस्टम के जो जन्मदाता थे लुकास पेसियोली, वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इटली के। देखिए क्वेश्चन जो है पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे, कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है? ए वास्तविक खाता, बी अवास्तविक खाता, सी व्यक्तिगत खाता, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है, यानी कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। तो कमीशन किसी व्यक्ति को ही मिलता है, ठीक है, या किसी कंपनी हो गई या कोई संस्था है या जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उसी को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा? ए विक्रय रोजनामचा में, बी सामान्य रोजनामचा में, सी रोकड़ पुस्तक में, डी विक्रय खाता में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा ट्रिकी भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला है, दिमाग लगाने वाला है कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय, यानी कि जो व्यवसाय का एसेट्स है उसको आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज करके वो इसका आंसर डी लगा के आ जाएंगे जल्दबाजी में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, देखना है, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय, यानी कि व्यवसाय का जो एसेट है उसका आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सामान्य रोजनामचा, ठीक है। सामान्य रोजनामचा, जनरल प्रॉपर जिसको कहते हैं, उसमें हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? ए देनदार, बी रोकड़, सी ख्याति, डी व्यापारिक स्टॉक। ये क्वेश्चन जो है जीआईसी 2012 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि किसको हम लोग
चालू संपत्ति में नहीं रखते। करंट एसेट में किसको हम लोग नहीं रखते हैं। डेटर जो होता है करंट एसेट में होता है, रोकड़ जो होता है करंट एसेट होता है, व्यापारिक स्टॉक जो होता है करंट स्टॉक होता है। ख्याति गुडविल को हम लोग करंट एसेट में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट में रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा, ख्याति। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे। द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नॉमिनल खाता, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है। भाई डबल एंट्री सिस्टम में आप क्या करते हैं, भाई पर्सनल अकाउंट में भी आप उसकी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में होती है। मतलब जो भी अकाउंट होता है सारे अकाउंट में आप डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे। डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। ए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज उपभोक्ता उद्योग के लिए, बी केमिकल इंडस्ट्रीज रासायनिक उद्योग के लिए, सी पब्लिक इंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, डी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू, दोहरा खाता प्रणाली जो है कहाँ पे लागू होता है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज उपभोक्ता उद्योग के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। केमिकल इंडस्ट्रीज रासायनिक उद्योग के लिए यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और पब्लिक इंटरप्राइज सार्वजनिक उपकरणों के लिए यहाँ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। तो सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था हेतु क्या होती है, इसको यूज़ की जाती है, और इसमें क्या होता है कि जनता और सरकार की जो कैपिटल होती है उसका इन्वेस्टमेंट होता है, और उस कैपिटल का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इन डबल अकाउंट सिस्टम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। आर बिकॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कम्प्लीटली वॉर्म आउट, क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती है। सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। अब नीचे दी गई संकेत योजना के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। ए में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। बी में दिया हुआ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में दिया हुआ है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी में दिया हुआ है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए असत्य परंतु आर सत्य है। देखिए जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए जो है दिया हुआ है इन डबल अकाउंट सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम में द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। तो ये ए जो कंडीशन है ये सही है। दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं, ठीक है। आर में दिया हुआ है बिकॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कम्प्लीटली वॉर्न आउट, क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती है, कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाई जाती है। तो आर भी सही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड इन, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली को आरंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, अमेरिका में, रसिया में, इंग्लैंड में, इटली में। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी होगा इटली में। देखिए क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है। इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, शेयर प्रीमियम। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अदत्त वेतन को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के तहत इसको मानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न इज ए डबल एंट्री सिस्टम, बी डबल अकाउंट सिस्टम, सी सिंगल एंट्री सिस्टम, डी गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। ऐसा ही क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, तो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न यानी कि जन उपयोगी संस्थान में आप किस प्रकार का अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा डबल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, दोहरा खाता पद्धति। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे। इन केस ऑफ ए कंपनी टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज इज कॉल्ड। एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे कहते हैं ए नेट वर्किंग कैपिटल, बी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सी डिफर्ड लायबिलिटीज, डी नेट वर्थ शुद्ध मूल्य। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है इन केस ऑफ ए कंपनी टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज इज कॉल्ड। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी जब आप करते हैं तो नेट वर्थ निकलता है, शुद्ध मूल्य निकलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा नेट वर्थ। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीडर कैन बी अप्लाइड टू। प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है ए डेटर्स ओनली केवल देनदारों के संबंध में, बी क्रेडिटर्स ओनली केवल लेनदारों के संबंध में, सी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ देनदारों एवं लेनदारों दोनों के संबंध में, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीडर कैन बी अप्लाइड टू, तो प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ, देनदारों एवं लेनदारों दोनों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, बी परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, सी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डी क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ए में ही गलत दिख रहा है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका सही क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सही सूत्र होगा, रूल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 1991 रुपीज़ 300, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1991 रुपीज़ 130, पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 1991 रुपीज़ 1080, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1991 रुपीज़ 50। व्हाट अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 1 जनवरी 1991 को स्टेशनरी का स्टॉक रुपया 300, 31 दिसंबर 1991 को स्टेशनरी के लिए लेनदार 130 रुपया, 1991 स्टेशनरी के लिए भुगतान 1080, 31 दिसंबर 1991 को स्टेशनरी का स्टॉक 50 रुपया। आय व्यय खाते में स्टेशनरी के लिए क्या राशि लिखी जाएगी। ए में 1080 दिया हुआ है, बी में 1510 दिया, सी में 1330 और डी में दिया हुआ 1460। देखिए जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉक जो था 1 जनवरी को 300 रुपया था और जो लायबिलिटी थे स्टेशनरी के वो 31 दिसंबर 1991 को जो थे वो 130 रुपये थे और पेमेंट जो किया गया था वो 1080 रुपये किया गया था। पेमेंट कितना किया गया था, 1080 रुपये किया गया था। ठीक है, और 31 दिसंबर 1991 को जो स्टॉक बचा था वो 50 रुपया बचा था। व्हाट अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको क्या करना है कि 1 जनवरी को स्टॉक प्लस 31 दिसंबर का स्टॉक ले लीजिए, मतलब कि 31 दिसंबर को जो माइनस हुआ है पेमेंट जो हुआ है उसको भी आप ऐड कर लीजिए, यानी कि टोटल आप 300 प्लस 1080 प्लस 130 कर लीजिए और माइनस 50 करेंगे। ठीक है, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो टोटल आपका आएगा 1460 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा 1460 रुपया।
क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए, बिल्स पेबल अकाउंट्स इज ए पर्सनल अकाउंट। देय विपत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है। बी, बैंक लोन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऋण खाता एक नाममात्र खाता है। सी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। पूर्वदत्त वेतन खाता एक नाममात्र खाता है। डी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2006 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये गलत है। बिल्स पेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के तहत नहीं आएगा। बी में दिया बैंक लोन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बैंक लोन जो है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत नहीं आता है। प्रीपेड सैलरी इज ए अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी करंट एसेट के तौर पे आता है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये आपका डी जो है ऑप्शन सही है। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज ए पर्सनल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता एक व्यक्तिगत खाता है। देखो, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ए, सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सी, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। डी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ए, कार्टर ने। बी, पिकल्स ने। सी, माल्थस ने। डी, लुकास पेसियोली ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता जिसको माना जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन जो किया था उसको लुकास पेसियोली ने किया था। और लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और उन्होंने जो इसका प्रतिपादन किया था वो कब किया था, 1494 ईस्वी में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लुकास पेसियोली। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, अकाउंट्स डू नॉट रिकॉर्ड, खातों में दर्ज नहीं होता है। ए, प्रॉफिट एंड लॉस। बी, लाइबिलिटीज। सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। डी, एसेट्स। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे, द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद है। ए, गुडविल। बी, स्पेशल डिस्काउंट। सी, ट्रेड डिस्काउंट। डी, कैश डिस्काउंट। तो देखिए लेखा पुस्तक में हम जो एकमात्र आइटम जो हम जिसकी एंट्री नहीं करते हैं वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट जो होता है उसकी एंट्री हम अकाउंट अपने बुक में बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश ₹5000 द जर्नल एंट्री विल बी। सुरेश से 5000 रुपये का नगद माल खरीदा, इसकी पंजी प्रविष्टि होगी, जनरल एंट्री क्या होगी भाई। सुरेश से आप 5000 रुपये का नगद माल खरीदे हैं। ठीक है, तो सुरेश जब अपने बुक में इसकी एंट्री करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेगा, क्योंकि इसकी जो एंट्री हो रही है उसने जो परचेज़ किया है वो कैश में किया है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे, इफ ए पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस विथ ₹50,000 कैश, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड फिक्स्ड एसेट्स वर्थ ₹1 लाख, देन हिज कैपिटल वुड बी। एक व्यक्ति 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये के माल तथा 1 लाख रुपये की स्थायी संपत्ति के साथ व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसकी पूंजी होगी। भाई टोटल आप ऐड करेंगे, 50,000 कैश, 50,000 की गुड्स है और एसेट जो है 1 लाख का है, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 2 लाख रुपया होगा। तो उसकी कैपिटल जो होगी वो 2 लाख रुपए की होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए होगा, 2 लाख।